हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 5 का चौथा पाठ नन्हा फनकार पढ़ेंगे। नन्हा फनकार, इसका मतलब होता है छोटा कलाकार। नन्हा मतलब छोटा, फनकार मतलब कलाकार, छोटा कलाकार। अब ये छोटा कलाकार कौन है, मैं कहानी पढ़ूंगी और समझाऊंगी। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। एक छोटा लड़का वह पत्थर पर नक्काशी करने का काम अभी अभी सीख रहा है और कुछ बना रहा है। उसके बारे में आगे लिखा है, हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की कीर्चें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब पत्थर पर किसी चीज से जोर से वार किया जाता है तो चिंगारी जैसी निकलती है। इसके लिए उस चिंगारी से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगा। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी जहां वो काम कर रहा था वहां आसपास बहुत सारे लोग वही पत्थर पर नक्काशी करने का काम कर रहे थे। और ये सारे नाम छेनी, हथौड़ी, ये सब पत्थर पर नक्काशी करने के काम आते हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। यह कहानी एक 10 साल के लड़के केशव की है जो अभी अभी पत्थर पर नक्काशी करने का काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। आप कभी टूरिस्ट प्लेस पर गए होंगे, बड़े बड़ी इमारतें देखी होंगी और उनके दीवारों पर बहुत बारीक काम किया होता है। तरह तरह के फूल, पत्तियां, जानवर, चित्र बने होते हैं। वो बहुत ही मेहनत से बनाए गए होते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा है कि महीन नफीस बेल बूटे। महीन नफीस मतलब बहुत बारीक और सुंदर, बेल बूटे मतलब फूल, पत्तियां, कमल के फूल, सांप, घोड़े, ये सब उसके पिताजी बहुत ही सुंदर ढंग से बना लेते हैं। और केशव मन ही मन सोचता है कि अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने पिताजी की तरह ये बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन पत्थर पर बना सकूंगा। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। मतलब आगरा में ये कहानी, इस वक्त केशव कहाँ है? आगरा में। लेकिन उसके माता पिता उसके जन्म से पहले गुजरात में रहते थे और बाद में काम की तलाश में वो आगरा आ गए और ये नक्काशी का काम करने लगे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी। पुश्तैनी मतलब अपने दादा परदादा का जो घर होता है
उसे पुश्तैनी कहते हैं। तो पुश्तैनी गांव गुजरात में जो उसका गांव था, वहां वो कभी नहीं गया। पहले वो आगरा में रहते थे और अब सीकरी फतेहपुर सीकरी जो आगरा से थोड़ी दूर पर है, जहां राजा अकबर महल बनवा रहे थे, एक गांव बसाना चाहते थे और उसके लिए कई सारे महल बनाने का काम चल रहा था और वहीं केशव के पिता को काम मिल गया था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? चारों तरफ चूंकि ऐसा पहले ही बताया गया कि केशव के आसपास बहुत सारे लोग यही काम कर रहे थे और सब लोगों के हाथ में छेनी हथौड़ी थी, तो इसलिए बहुत सारी आवाजें खड़खड़ खड़खड़ ठक ठक की आ रही थी। इसी बीच किसी ने उसे आवाज दिया तो वह जान नहीं पाया कि वह कौन है। कोई कह रहा था कि माशा अल्लाह उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत सुंदर, ये घंटियां क्या तुमने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी से यानी बड़े जोश के साथ, क्योंकि उसने खुद बनाई थी और पूछने वाले ने पूछा कि क्या तुमने खुद बनाया है, तो उसने बड़े ही रूखे तीखे आवाज में कहा कि हाँ मैंने ही बनाया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव के साथ जो आदमी बातचीत कर रहा था वह 30 साल का आदमी था और उसने बहुत ही अमीरों जैसे कपड़े पहने थे। केशव ने देखा कि वह बहुत ही अमीरों जैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं और वो कह रहा था कि हाँ तुम 10 साल के हो, मतलब काफी बड़े हो, क्योंकि जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद केशव सोचने लगा, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई और जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। केशव अभी अच्छी तरह से जान भी नहीं पाया था कि यह आदमी कौन है जिसके साथ वो बात कर रहा है। वह उनकी व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था, यानी उनकी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से अभी देख ही रहा था और वो उससे पूछ रहे थे कि जो नक्काशी तुम कर रहे हो उसमें अभी काफी काम बाकी है। तभी एक आदमी तेजी से आया और उसने उसे डांटते हुए कहा कि खड़े हो जाओ, तुम्हें इस तरह से बैठे नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
तुम हुजूरे आला के सामने बैठे हुए हो। तब भी अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अचानक समझ में आया, अचानक कुछ याद आया। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। जैसे ही उसको ख्याल आया कि अरे ये पहरेदार क्या कह रहा है, मुझे इस तरह सलाम करने को बोल रहा है, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? फिर उसको सचमुच में लगा हाँ ये बादशाह अकबर ही है। उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर यानी डरी हुई, बिल्कुल डरा सहमा सा वो खड़ा हो गया। ऐसी आंखों से वो देखने लगा अकबर की तरफ। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। दखल अंदाजी यानी इंटरप्शन, बीच में जो आ गया। दोनों अकबर और केशव बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहे थे और शायद अकबर को केशव के साथ बातें करना अच्छा भी लग रहा था। अचानक बीच में ये पहरेदार आ गया तो अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पहरेदार चला गया मगर केशव असमंजस में था। असमंजस मतलब दुविधा में था। पहले तो वो जिस तरह से उनके साथ तीखेपन से तलखी से बातें कर चुका था, इसलिए अब उसे डर भी लग रहा था कि ये तो महाराज अकबर हैं, मैं इनके साथ इस तरह से बदतमीजी से पेश आया, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मुझे सजा तो नहीं देंगे, या फिर अब मैं फिर से अपना काम शुरू करूं, या जब वो मुझे आदेश दें कि अपना काम करो उसके लिए मैं खड़ा रहूं, इंतजार करूं। काफी डरा हुआ था वह, लेकिन जब उसने अकबर की तरफ देखा तो वो उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देखकर केशव का सारा डर चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी काफी लंबी है। आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।